हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट फर्टिलाइजेशन। ये एक आपको ओवम दिखाई दे रहा है, ये जो है oocyte जो है, और ये स्पर्म की एंट्री हो रही है। फर्टिलाइजेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा, जैसे हमने पीछे, अगर आपने स्पर्म की ट्रांसपोर्ट इन द फैलोपियन ट्यूब या ओवम की ट्रांसपोर्ट जो है अगर नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ लेना, क्योंकि उससे आपको थोड़ा ये क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ओवुलेशन के दौरान जो ओवासाइड रिलीज होता है वो कुछ इस तरह का होता है, जिसमें आउटर लेयर कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, ठीक है, और ये सेकेंडरी oocyte स्टेज होते हैं। ये जो है फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो रिलीज होती है। स्पर्म जो है हेड है, ये एक्रोसोम है। इस एक्रोसोम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है। न्यूक्लियस है, सेंट्रियोल है, मिडल पीस एंड द टेल। ठीक है, अब इनकी आपस में फ्यूजन होना कहलाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस होता है, जिसमें स्पर्म जो है oocyte के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो क्रिएट हो जाता है। गैमीट प्रोड्यूस होते हैं जो कि मेच्योर अडल्ट के द्वारा होते हैं। मायोसिस जो है उनके अंदर होती है, और हर एक गैमीट के अंदर आप देखेंगे तो हाफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होती है, और जिसके कारण जो कंप्लीट या फाइनल सेल जो है वो ग्रोथ के लिए कैपेबल हो जाता है। टू गैमेट्स जब आपस में मिलते हैं हाफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल लेके, तो फिर एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो बन पाता है। ह्यूमन के अंदर मेल पर जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्म जो है वो टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि मेल गैमीट है। इसी तरह फीमेल जो गैमीट होता है वो ओवम, ओवम जो है वो जो वेरियन फॉलिकल्स है उनके द्वारा जो है वो प्रोड्यूस होता है। मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो ओवुलेशन के दौरान जो है oocyte को इजेक्ट करती है। फैलोपियन फनल जो है वो उस oocyte को जो है कैप्चर करती है और उसको फैलोपियन ट्यूब में ले जाती है। अब जब ओवम जो है वो रिलीज होता है या oocyte जो है रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte स्टेज में, उसको 24 आवर्स के बीच में अगर वो फर्टिलाइज्ड हो जाए, तब तो जो है नेक्स्ट जो डेवलपमेंटल प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज वो जो है वो डिजनरेट हो जाता है थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जो सेकेंड मायोटिक डिवीजन जो होती है प्रोग्रेस में होती है, जैसे ही स्पर्म जो है वो सेकेंडरी oocyte में एंटर करता है। उससे पहले हमें पता है कि जो सेकेंडरी जो मायोसिस 2 है वो मेटाफेज 2 में जो है वो अरेस्ट हो जाती है, और जब वो ओवुलेशन होता है। ठीक है, अब जब वो सेकेंडरी oocyte स्पर्म के साथ, जब स्पर्म जो है सेकेंडरी oocyte में एंटर कर रहा होता है, उस समय जो है वो जहाँ पर अरेस्ट होता है मेटाफेज 2 में, वहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाती है, और वो डिवाइड होकर जो है प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई और सेकेंडरी oocyte में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे चेंजेस जो हैं स्पर्म के अंदर देखने को मिलते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म जो है वो वजाइना से, सर्वाइकल कैनाल और यूट्रस से होता हुआ, फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ जब उस साइड तक पहुंचता है, तो उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, और ये चेंजेस जो हैं उस स्पर्म को प्रिपेयर करते हैं कि वो कैपेबल हो जाए ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोपुलेशन। और ये 5 to 6 आवर लगते हैं फॉर कैपिस्टेशन के लिए। जो कैपिसिटेशन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जो कि स्पर्म को कैपेबल करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। फीमेल के अंदर जो फीमेल गैमीट होती है वो अवेलेबल होती हैं हर मंथ 24 आवर्स के लिए। ठीक है, और उस दौरान अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन है फैलोपियन ट्यूब में। जो एम्पुला रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं, एम्पुला इस जो इस्तेमस के जंक्शन पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन टाइप ऑफ
जो है फर्टिलाइजेशन होती है। यहाँ पर जो मैटिंग है, जो वो सीमन रिलीज कर देती है फीमेल वेजाइना के पोस्टीरियर पार्ट में, जो एंटीरियर मोस्ट फर्स्ट थर्ड पार्ट होता है, और नियर द सर्विक्स। इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। जब सीमन रिलीज होता है उसमें 300 मिलियन के आसपास स्पर्म होते हैं, और वो स्पर्म की जब उस समय जो मोटेलिटी होती है वो 1.5 to 3 mm पर मिनट जो है वो मूव करते हैं। स्पर्म जो है वो फ्लूइड मीडियम में मूव करते हैं और फिर वो साइट पर जहाँ फर्टिलाइजेशन होती है वहां तक पहुंचते हैं। और इस दौरान जो है जरूरी नहीं है कि वो लिक्विड मीडियम है, इस दौरान जो है स्पर्म की जो टेल की मूवमेंट है, जो वॉल, चाहे वो यूट्रस की वॉल है चाहे वो फेलोपियन ट्यूब की वॉल है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन है, जिसके कारण स्पर्म की मूवमेंट जो है वो टुवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब जो है वो हो पाती है। सीमन के अंदर जो है सेमिनल वेसिकल फ्लूइड जो है वो 60 to 70% सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड होता है, जिसके अंदर फ्रक्टोज होता है जो कि न्यूट्रिशन एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो जैसे ही रिलीज होते हैं उस दौरान जो है यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसके कारण सेमिनल जो फ्लूइड है वो यूट्रस में सक हो जाता है। कोएगुलेज एंजाइम जो है वो कोएगुलेट कर जाते हैं, जैसे ही वजाइना के अंदर सीमन आता है उसमें जो है कोएगुलेशन हो जाती है, जिसके कारण जो बैरियर का काम करती है कि स्पर्म जो है वो यूट्रस के अंदर जितने अब 300 मिलियन स्पर्म जो है वो रिलीज हुए हैं वो सारे के सारे जो है यूट्रस तक नहीं पहुंच पाते। कुछ जो है कोएगुलेशन में जो है मोटाइल नहीं हो पाते हैं, कुछ जो है रिवर्स डायरेक्शन में जो है मूव कर लेते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका जो सिक्रीशन होता है वो 30% कंस्टिट्यूट करता है सीमन को, जिसमें फाइब्रिनोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि जो कोएगुलेशन हुआ है उसको कोएगुलेशन को रिलीज कर देते हैं। अब जैसे ही कोएगुलेशन से रिलीज करते हैं स्पर्म जो है वो फ्री हो जाते हैं वजाइना में, और वो सर्वाइकल कैनाल से होते हुए यूट्रस में पहुंच जाते हैं। सिट्रेट सिट्रेट जो है मेजर रेगुलेटर होता है ऑफ आयनिंग कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन का, जो कि सेमिनल प्लाज्मा के अंदर देखने को मिलती है, और ये हाई बफरिंग कैपेसिटी जो है वो का सोर्स होता है सीमन के अंदर, क्योंकि प्लाज्मा जो है जैसे ही कोएगुलेशन होती है स्पर्म जो है वो मूव कर कर यूट्रस में पहुंच जाते हैं, प्लाज्मा जो है वही वजाइना के अंदर जो है वो रह जाता है। अब एक अनदर जो प्रोटीन है दैट इज पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जिसको भी पीएचबी बोल देते हैं। ये प्रोटीन होता है कि जो नॉर्मल जो प्रोस्टेट के सेल होते हैं उनके द्वारा रिलीज किया जाता है। ये एंजाइम जो है ये पार्टिसिपेट करता है जो सेमिनल फ्लूइड कोएगुलेट बन गया उसकी डिसोल्यूशन के लिए, और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फर्टिलिटी में। मिलियन ऑफ स्पर्म जो है वो जो वजाइना के अंदर वजाइनल एपिथेलियल लेयर है उसके ल्यूकोसाइट सेल जो है उनके द्वारा भी इनगल्फ हो जाते हैं, तो कुछ स्पर्म जो है वो आगे तक पहुंच पाते हैं। फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला या एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन पर होती है फैलोपियन ट्यूब के। जो फर्टिलाइजेशन होती है वो वेरियस स्टेप से होती है, और ये स्टेप जैसे एक्रोसोमल रिएक्शन भी देखने को मिलेगी, कॉर्टिकल रिएक्शन है, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म है, कैरियोगेमी जिसको एम्फीमेक्सिस बोल देते हैं, और एक्टिवेशन ऑफ जाइगोट। ये स्टेप जो है एज इट इज नहीं रहते, हम इनको स्टेप वाइज जो है वो देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है, स्पर्म की प्रिपरेशन होना है कि स्पर्म जो है जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर करते हैं उस समय वो पुअरली डेवलप होते हैं या अनेबल टू फर्टिलाइज द ओवम। तो उसमें जो चेंज आते हैं तो सबसे बड़ा चेंज जो आता है वो कैपिस्टेशन आता है। कैपिस्टेशन जो है वो एक तरह से क्लीनिंग होती है स्पर्म हेड की, जिसमें क्या होता है जो स्पर्म का हेड होता है उसके सरफेस के ऊपर जो है
बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये जो हैं इनकी जब ये इसको क्रॉस करते हुए यहाँ फीमेल ट्रैक तक पहुँचते हैं, फ्लोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं, इनके अंदर ये जो सरफेस है ये डिसॉल्व हो जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम कह सकते हैं क्लीनिंग ऑफ हेड हो जाता है, सिर्फ रिसेप्टर जो है वो अवेलेबल रहते हैं। ये सब जो है उसकी जो स्पर्म है उसकी मोटेलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। कैपिस्टेशन जो है वो जो अब जो क्लीन हेडेड या मोटाइल या जो फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल स्पर्म है वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द प्रोजेस्टेरोन। अब जैसे कि जो क्यूमुलस सेल होते हैं उस साइड के चारों तरफ, वो क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करते हैं और इन प्रोजेस्टेरोन की तरफ जो है स्पर्म अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये जो कैपिस्टेशन का प्रोसेस होता है ये 1 से 10 घंटे में हो जाता है इन द फेलोपियन ट्यूब आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द फ्लोपियन ट्यूब। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन जो है कैट्स पर रिसेप्टर होते हैं स्पर्म मेम्ब्रेन के ऊपर, उनके साथ बाइंड करते हैं, वो उनकी इंट्रासेलुलर जो कैल्शियम लेवल है उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण हाइपर एक्टिव मोटेलिटी जो है वो स्पर्म के अंदर देखने को मिलती है। स्पर्म जो है स्विम करता है हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन जो कि ओवम के जो साइट है उसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब दोनों फ्लोपियन ट्यूब में से किस फ्लोपियन ट्यूब में जाना है तो उसके लिए भी एक गाइड का काम करता है कि जिस तरफ साइट होगा उस तरफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो ज़्यादा होंगे, रिलीज होंगे, तो स्पर्म जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये एक गाइडिंग का काम करते हैं टू द साइड और प्रिपेयर करते हैं फॉर द एक्रोसोम रिएक्शन, जो कि एंजाइमेटिक पेनिट्रेशन होता है एग टफ मेम्ब्रेन्स का, दैट इज जोना पेलुसिडा, जो कि उस साइड के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। तो ये सब प्रिपरेशन है कि कैपिस्टेशन होना और दूसरा जो है हाइपर एक्टिविटी मोटेलिटी दिखाना। तो ये देखिए यहाँ पर जो है इंसेमिनेशन का प्रोसेस होता है, कोएगुलेशन हो जाती है, स्पर्म जो है कुछ स्पर्म जो है इसको एंटर कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो एक्टिवेट होते हैं जिसके कारण ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है और वो स्पर्म जो है वो सक कर लिए जाते हैं। जो सीमेन का प्लाज्मा होता है वो वजाइना के अंदर ही रह जाता है, स्पर्म जो है वो यूट्रस में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर जो है कैपिस्टेशन का काम होता है। कैपिस्टेशन जो है वो एक जिसमें मैंने बताया क्लीनिंग ऑफ हेड होता है स्पर्म का। उसके बाद फिर जो स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन होती है रिजर्वायर टू इस्थमस रीजन ऑफ ओविडक्ट में आते हैं। ठीक है, उस समय ये सिमेट्रिकल मूवमेंट दिखा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हाइपर एक्टिवेशन होती है तो इनकी मूवमेंट जो है असिमेट्रिकल हो जाती है। अब जो स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं क्यूमुलस मास में से। ठीक है, और क्यूमुलस मास से करते हुए ये कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करते हुए जोना पेलुसिडा तक जो है पहुंच जाते हैं, जहां पर एक्रोसोमल रिएक्शन होती है। ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद जोना पेलुसिडा को भी क्रॉस कर लेते हैं और वो एग मेम्ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और उसके एग का जो ऊप्लाज्म है वहां पर कॉर्टिकल रिएक्शन होती है। अब इनको हम स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले स्पर्म की पेनिट्रेशन है क्यूमुलस ओफोरस। यहाँ वो स्टेज है जब स्पर्म जो है कैपिसिएटेड है, हाइपर एक्टिव है। अब ये क्या करते हैं कि ये जो क्यूमुलस ऊफोरस ये वाली जो लेयर है यहाँ पर, ये क्यूमुलस ऊफोरस जो है एक स्पेशलाइज्ड लेयर होती है ग्रेनुलोसा सेल की, जो कि उस साइड को आउटर जो ग्रेनुलोसा सेल है उसके साथ जो है वो एक कनेक्शन का काम करती है। जैसे ही oocyte मैच्योर होता है ये क्यूमुलस सेल मास जो है अंडरगो एक्सपेंशन एंड म्यूसिफिकेशन, यहाँ पर फोल्डिंग हो जाती है उनकी, और वो रिजल्ट क्या होता है कि एक वेल एक्सपेंडेड मास बन जाता है जिसमें एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मटेरियल जो है जो कि सेल्स को आपस में बाइंड करता है वो होता है। एंजाइमेटिक डिसोल्यूशन हो जाती है ऑफ हाइलुरोनिक एसिड के द्वारा, जो कि स्पर्म की मूवमेंट जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है थ्रू द स्पेस बिटवीन द सेल ऑफ क्यूमुलस oophorus एंड रीच द कोरोना
रेडिएटा। ये जो आपको आउटर लेयर दिखाई दे रही है ये कोरोना रेडिएटा। यहाँ पर आप देखेंगे ये फ्लोक से ये कोरोना रेडिएटा ऊफोरस क्यूमुलस ऊफोरस से क्रॉस करता हुआ वो ये कोरोना रेडिएटा तक जो है वो पहुंच जाता है। कोरोना रेडिएटा जो है स्पर्म जो है यहाँ से बाइंड करता है इन कोरोना रेडिएटा के साथ। ये एक फॉलिकुलर सेल की लेयर होती है आउटसाइड द सेकेंडरी साइड। कोरोना रेडिएटा जो है एक सिग्नल सेंड करता है, केमिकल सिग्नल सेंड करता है, जो कि स्पर्म को फ्लोपियन ट्यूब को से होते हुए उस साइड तक अट्रैक्ट करता है। ये जस्ट जो ये जोना पेलुसिडा लेयर होती है उसके एकदम ऊपर की साइड में प्रेजेंट होता है। जोना पेलुसिडा जो है ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है जो कि उस साइड को सराउंड करती है। अब कोरोना रेडिएटा को क्रॉस कर दिया, आफ्टर बाइंडिंग टू द कोरोना रेडिएटा स्पर्म जो है वो जोना पेलुसिडा पर पहुंच जाता है। ये जो आपको ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है ये जोना पेलुसिडा है, यहाँ पर जो रीजन, ठीक है। ये जोना पेलुसिडा की जो पेनिट्रेशन होती है उसमें बहुत सारे फैक्टर वर्क करते हैं। पहला फिजिकल फोर्स है जो कि हाइपर एक्टिविटी, मोटेलिटी ऑफ स्पर्म है, कैपिस्टेशन है। अब जो है यहाँ पर जो है जैसे ही हाइपर एक्टिवेटेड मोटेलिटी मिलती है स्पर्म को, वो फ्लेजलर मूवमेंट को बढ़ा देता है हाई एम्पलीट्यूड में और वो असिमेट्रिकली बीट करता है। सेकेंड है केमिकल फोर्स है जो कि प्रोटीएजेज एंजाइम है, ग्लाइकोसाइडेजेज एंजाइम है, वो वर्क करते हैं जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करने के लिए। एंटी फर्टिलाइजेशन ऑफ जो फर्टिलाइजिंग है स्पर्म सरफेस के ऊपर जो ये होता है ना हेड की क्लीनिंग के बाद जो है एंटी फर्टिलाइजिंग जो रिसेप्टर हैं वो देखने को मिलते हैं स्पर्म के ऊपर। वो इंटरचेंज विद द फर्टिलाइजेशन जो जोना पेलुसिडा है उसके सरफेस के ऊपर भी जो है रिसेप्टर होते हैं जिनको ZP3, जोना पेलुसिडा 3, जोना पेलुसिडा 2 या फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर बोलते हैं, ओवम के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। इनके बीच में जो है इंट्रैक्शन होती है और एक्रोसोमल रिएक्शन को वो प्रमोट कर देते हैं। अब जब एक्रोसोमल रिएक्शन होती है तो स्पर्म लाइसिन जो है वो रिलीज होता है। मेन जो स्पर्म लाइसिन होते हैं वो है हाइलूरो यूरोनिडेज। इसमें जो मेन इसका एक्शन होता है फॉलिकुलर सेल के ऊपर होता है। दूसरा जो लाइसिन है वो है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो कि कोरोना रेडिएटा को लिक्विफाई कर देता है। थर्ड जो है जोना लाइसिन जिसको एक्रोसिन बोलते हैं, वो हेल्प करता है जोना पेलुसिडा की डाइजेशन में। अब एक्रोसोमल रिएक्शन होती है उसके लिए क्या जरूरत है, उसके लिए बेस्ट पीएच होना चाहिए, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए, टेम्परेचर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ये बेस्ट रिक्वायरमेंट है। इनमें से जो कैल्शियम आयन है वो सबसे मेजर रोल जो है वो प्ले करता है। जैसे ही स्पर्म जो है जोना पेलुसिडा के ऊपर बाइंड करता है ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अब क्या होता है जो स्पर्म है जो उसके सरफेस पर जो रिसेप्टर होते हैं वो इस ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड कर जाते हैं। जैसे ही ये बाइंडिंग होती है ये क्या करती हैं एक्रोसोम को ब्रस्ट कर देती हैं। ये एक्रोसोम को ब्रस्ट करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज होते हैं। वो क्या करते हैं उसके अंदर एक प्रेशर टर्गर प्रेशर डलता है और वो ब्रस्ट कर देते हैं उसको एक्रोसोम को। एक्रोसोम जो है वो एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि स्पर्म की पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। वो जो थिक जोना पेलुसिडा लेयर होता है उसको जो है वो क्रॉस कर लेते हैं और अल्टीमेटली जो है वो एग सेल मेम्ब्रेन तक जो है वो पहुंच जाते हैं। जो एक्रोसिन होता है वो क्या करता है इस जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट कर लेता है जहाँ पर स्पर्म की एंट्री होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये स्पर्म है, एग के साथ कांटेक्ट बनाता है, इसके
टिप पर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर देखिए ये जोना पेलुसिडा की लेयर है, यहाँ पर क्या है, ये एक्रोसोम जो है वो ब्रस्ट हो जाता है। एक्रोसोम रिएक्ट विद जोना पेलुसिडा, जिसमें एक्रोसिन जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं जोना पेलुसिडा। यहाँ पर देखिए आपको ये होल हो गया और ये स्पर्म जो है वो इंट्रैक्ट कर जाता है इंटरनल पार्ट में। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है जिसको एक्रोसोमल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, ये जो है इस जोना पेलुसिडा रीजन के ऊपर होती है। अब जोना पेलुसिडा को क्रॉस कर लिया, अब स्पर्म जो है oocyte की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा। तो क्या होता है, जैसे ही जोना पेलुसिडा को क्रॉस करते हैं, क्रॉस रिएक्ट करता है, वो जोना को पेनिट्रेट करता हुआ पेरीवाइटलाइन स्पेस तक पहुंच जाता है। ये जो पेरीवाइटलाइन स्पेस होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन होता है बिटवीन द जोना पेलुसिडा एंड oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है, जहां पर फाइनल जो है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो होता है। इसके लिए जो है कॉन ऑफ अट्रैक्शन बनता है और एक पेरीवाइटलाइन मेम्ब्रेन बनती है। वो कैसे बनती है, जहां पर स्पर्मेटोजोआ जो है वो एंटर करता है। ठीक है, जोना पेलुसिडा को क्रॉस करने के बाद जो योग का, जिसको ओप्लाज्म भी बोल देते हैं, वो कॉनिकल एलिवेशन में, देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रही है, इन एलिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इन एलिवेशन को कोन ऑफ रिसेप्शन या फर्टिलाइजेशन कोन बोल देते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ जहाँ स्पर्म की एंट्री है। ठीक है, और वंस जैसे ही स्पर्मेटोजोन एंटर करता है, जो योग का पेरिफेरल, अब यहाँ पर योग का जो पेरिफेरल जोन होता है वो उसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है और वो बना देता है पेरीवाइटलाइन मेम्ब्रेन। अब ये पेरीवाइटलाइन मेम्ब्रेन जो है एक तरह का बैरियर है, ये एडिशनल स्पर्मेटोजोआ को अंदर आने से रोकता है। मैमेलियन जो oocyte होता है वो स्फेरिकल सा सेल होता है, उसमें आप देखेंगे बिफोर फर्टिलाइजेशन आपको माइक्रोविलाई जो है वो दिखाई देती है पूरे सरफेस के ऊपर। स्पर्म हेड जो है वो फ्लैट डिश लाइक होता है और उसकी थिकनेस, अगर हेड की थिकनेस आप देखेंगे तो वो बहुत ही कम होती है अगर आप कंपेयर करते हो डिस्टेंस बिटवीन द oocyte माइक्रोविलाई। इन oocyte माइक्रोविलाई के बीच की जो डिस्टेंस होती है उससे भी कम होती है। अब स्पर्मेटोजोआ जैसे ही माइक्रोविलाई के बीच से क्रॉस करता है, वो oocyte के जो कोर्टेक्स रीजन है उसको क्लोज तक पहुंच जाता है, इक्वेटोरियल सेगमेंट ऑफ द हेड। फ्यूजन ऑफ स्पर्म हो जाता है oocyte मेम्ब्रेन के साथ, और जैसे ही oocyte की मेम्ब्रेन जो है स्पर्म के साथ फ्यूज करती है तब कोर्टिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, अब मेटाबॉलिकली एक्टिवेशन हो जाती है स्पर्म की। अब आप यहाँ देखेंगे जोना पेलुसिडा को क्रॉस करता हुआ ये पेरीवेटलाइन स्पेस में आ जाता है और यहाँ पर ये जो स्पर्म की मेम्ब्रेन है और जो एग की मेम्ब्रेन है उनके बीच में फ्यूजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बिफोर फर्टिलाइजेशन आप देखेंगे इस तरह का रोल है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन आप देखेंगे जोना पेलुसिडा हार्ड हो जाता है, अब स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाती है। एक ही स्पर्म जो है इसको क्रॉस कर पा रहा है, अदर स्पर्म नहीं आते हैं। दूसरा आप देखेंगे क्या होता है, कोर्टिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। ये कोर्टिकल रिएक्शन क्या है, ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, वेसिकल्स हैं, जो कि आपको एग मेम्ब्रेन के नीचे कॉर्टेक्स रीजन में दिखाई देते हैं। ये एक्चुअल में म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं से बने हुए होते हैं और एग कॉर्टेक्स रीजन में दिखाई देते हैं। जो वाइटलाइन मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, सरफेस से, जो कॉर्टिकल सरफेस है एग से, वहाँ से थोड़ा सा लिफ्ट होना शुरू हो जाती है और लिफ्ट होते हुए ये प्री वाइटलाइन स्पेस बना लेती है विद इन द वाइटलाइन मेम्ब्रेन के बीच में। अब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो है वो इस पेरीवाइटलाइन स्पेस को क्रॉस करते हैं बाय एक्सोसाइटोसिस। अब यहाँ पर देखिए ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर इनकी एक्सोसाइटोसिस हो जाती है और ये पेरीवाइटलाइन स्पेस के अंदर आ जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, ये एक्सोसाइटोसिस के द्वारा जो है कॉर्टेक्स से पेरीवाइटलाइन स्पेस में पहुंच जाते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल,
और ये कहीं पर जो है इस वाइटालाइन मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज भी हो जाते हैं, और जहाँ पर फ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर आप देखेंगे वाइटलाइन मेम्ब्रेन जो है वो थिक हो जाती है, और अब इस वाइटलाइन मेम्ब्रेन को हम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, और ये अबाउट 1 to 3 मिनट्स में हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये स्पर्म की एंट्री हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये वाइटलाइन एनवेल्प है जिसके अंदर ये माइक्रोविलाई आपको देखने को मिल रहे हैं। इनके नीचे कॉर्टेक्स रीजन में ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल प्रेजेंट है। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो है जैसे ही स्पर्म की फ्यूजन होती है, एंट्री होती है, मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज करती हैं, उस समय ये कॉर्टिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है। ये कॉर्टिकल वेसिकल जो है ये देखिए ब्रस्ट कर जाती है, ठीक है। ये एक्सोसाइटोसिस के द्वारा इस मेम्ब्रेन से इस प्री वाइटलाइन स्पेस में आ जाती हैं, और यहाँ पर आप देखिए इनके साथ कुछ जगह पर ये फ्यूज भी कर जाती हैं, और ये मेम्ब्रेन की थिकनेस देखिए, ये वाइटलाइन मेम्ब्रेन जो है अब कितनी थिक होती जा रही है। अब ये थिकनेस होते ही इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है कॉर्टिकल रिएक्शन। अब जैसे ही क्या हुआ, स्पर्म जो है उनकी मेम्ब्रेन फ्यूज कर गई। अब न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, जब पहले इसमें प्रिपरेशन क्या होती है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे वो oocyte का है, स्पर्म का है, उसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है, एज द रिएक्शन ऑफ फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो है वो होता है। जैसे ही उनकी मेम्ब्रेन फ्यूज होती है, उनके अंदर क्या चेंज आता है कि जो oocyte है, जो कि पहले सेकेंड म्योटिक डिवीजन पर अरेस्ट था, अब वो मैच्योर हैप्लॉइड ओवम और सेकेंडरी पोलर बॉडी बना देता है। अब ये देखिए, ये फर्स्ट पोलर बॉडी थी, और ये एग का जो है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज थी। अब यहाँ पर डिवीजन हुई, ठीक है। अब ये डिवीजन होकर ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस बन गया, और सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर मेल जो है प्रोन्यूक्लियाई, जो कि स्पर्म का देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है या टेल रीजन है वो सब डिस्कार्ड हो जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोन्यूक्लियाई जो है यहाँ पर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। स्पर्म की टेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो डीजनरेट हो जाते हैं जैसे ही फीमेल मेल प्रोन्यूक्लियस बनता है। अब यहाँ पर जो है एक कंसिडरेबल अमाउंट में जो है आरएनए स्पर्म से जो है वो एम्ब्रियो में जाते हैं, जो कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि ऑफस्प्रिंग के जो फिनोटाइप्स हैं उनको भी चेंज करते हैं, ठीक है, उनमें भी आपको चेंज देखने को मिलता है। फिर ये प्रोन्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं, और ये एक न्यूक्लियाई बना लेते हैं जो कि जाइगोट कहलाते हैं। फिर है पोलीस्पर्म। क्या होता है, अभी तो हमने देखा कि एक स्पर्म मोनोस्पर्मी जो है एक कॉमन नॉर्मल प्रोसेस होता है। अगर एक से ज़्यादा स्पर्म जो है वो एक के साथ फ्यूज कर जाते हैं तो क्या होगा, एक्स्ट्रा, क्योंकि एक्स्ट्रा माइटोटिक स्पिंडल बन जाएंगे, फॉल्टी सेग्रीगेशन हो जाएगा क्रोमोसोम का, नॉन डिप्लॉयड सेल बढ़ेगी, और डेवलपमेंट जो है वो भी रुक जाएगी। ये सब कंडीशन जो होती है बहुत ही फेटल होती हैं। तो इनको रोकने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म रहता है। 2 टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं जो कि पोलीस्पर्मी को प्रिवेंट करते हैं। पहला है फास्ट ब्लॉक ऑफ पोलीस्पर्मी, सेकंड जो है वो स्लो ब्लॉक ऑफ पोलीस्पर्मी। फास्ट ब्लॉक ऑफ पोलीस्पर्मी जो है, जैसे कि नाम दिखा रहा है कि ये बहुत ही फास्ट होता है, यानी कि विद इन सेकेंड जो है, विद इन आप देखेंगे फर्स्ट मिनट में 60 सेकेंड के बीच में ये प्रोसेस हो जाता है। क्या होता है, जैसे ही स्पर्म फ्यूज करता है, मेम्ब्रेन की जो है पोलैरिटी चेंज हो जाती है, एक जो एक्शन पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है। सोडियम आयन जो है रैपिडली जो है वो यहाँ स्पेस से होते हुए मेम्ब्रेन के अंदर आ जाते हैं, जिसके कारण मेम्ब्रेन के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है बढ़ जाता है, जिसको हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। अब ये एक तरह से इनिशियल ब्लॉक होता है कि ये फर्दर स्पर्म की एंट्री को रोक देता है।
ये क्योंकि फास्ट प्रोसेस है, विद इन जो है 60 सेकेंड के अंदर जो है ये प्रोसेस हो जाता है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम आयन जो है उनका लेवल भी बढ़ा देते हैं जब ऐसा होता है, और वो कैल्शियम आयन जो है वो कोर्टिकल रिएक्शन को इनिशिएट कर देते हैं। अब यहाँ पर कोर्टिकल रिएक्शन जो है वो क्या करती है, देखिए जैसे ही फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी है, अब जो है स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी शुरू हो जाता है। ये जो है ये कंपैरेटिवली अगर इसको हम फास्ट ब्लॉक के साथ कंपेयर करते हैं तो स्लो होता है। यहाँ पर टाइम जो है वो 1 to 2 मिनट्स जो है वो लग सकते हैं। नॉर्मली 60 सेकेंड जो है वो देखा गया है। जैसे ही एग स्पर्म जो है एग मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट करता है, कैल्शियम जो साइटोप्लाज्म, ये ऊप्लाज्म होता है एग का, इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो कैल्शियम आयन सिक्रीट कर देते हैं। ये कैल्शियम आयन जो है साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। जैसे ही कैल्शियम आयन की अमाउंट इंक्रीज होती है, वो ये जो कॉर्टिकल वेसिकल्स हैं इनको जो है वो स्टिमुलेट कर देते हैं। अब कॉर्टिकल वेसिकल जो है जैसे ही स्टिमुलेट होते हैं, उसमें चेंज क्या आता है कि वहाँ पर जो है ये ब्रस्ट हो जाते हैं, ये फ्यूज इन्फ्लक्स होना लग जाता है, ये जो है एक्सोसाइटोसिस हो जाती है इनके अंदर। अब यहाँ पर आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चेंज देखेंगे कि यहाँ पर आप देखिए जो वाइटलाइन मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर जो है स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही कॉर्टिकल रिएक्शन शुरू होती है, ये रिसेप्टर जो हैं वो मेम्ब्रेन से रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, रिसेप्टर जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। कॉर्टिकल जो रिएक्शन होती हैं ये स्पर्म की एंट्री को रोकती हैं। कैसे, अब स्पर्म जो है जैसे ही कॉर्टिकल रिएक्शन होती है, जो एग मेम्ब्रेन है वापस से रीपोलराइज्ड हो जाती है। अब इनर साइड में नेगेटिव चार्ज, आउटर में पॉजिटिव आ जाता है। अब ये जब ऐसी कंडीशन आती है तो जो जोना पेलुसिडा होता है ये भी बिकम हार्ड हो जाता है। ठीक है, वाटर जैसे ही ये ग्रेन्यूल जो है ये ब्रस्ट करते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो है अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं। इसके कारण क्या होता है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, जिसके कारण मेम्ब्रेन जो है वो स्वेल कर जाती है। और अब देखिए ये जो वाइटलाइन मेम्ब्रेन जिसको फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, और जो एग की मेम्ब्रेन है उनके बीच में जो है एक गैप आ जाता है, वो मूव करने लग जाती है अवे फ्रॉम द जो ऊप्लाज्म की मेम्ब्रेन है। वाइटलाइन मेम्ब्रेन अब बहुत ही हार्ड हो जाती है। अब इसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है, अब ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहलाती है। अब ये हार्ड ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी हो जाता है कि अब जो है सॉरी स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, जिसको हार्ड ब्लॉक भी बोलते हैं। अब जो है स्पर्म की एंट्री जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है। तो पूरा प्रोसेस जो है इस तरह से रहता है कि स्पर्म हेड जो है उसमें कैपिस्टेशन होती है, तो सरफेस रिसेप्टर दिखने लगते हैं, वो जोना पेलुसिडा के ऊपर जो रिसेप्टर है उनके साथ बाइंड करते हैं और एक्रोसोमर रिएक्शन हो जाती है। एक्रोसोमर रिएक्शन हो जाती हैं तो वो जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट कर लेती हैं, और जिसके कारण स्पर्म जो है वो जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट कर जाता है। अब जैसे ही जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करता है, प्री वाइटलाइन स्पेस में आ जाते हैं, तो पेरी वाइटलाइन स्पेस जो है वहाँ से क्या है, एग मेम्ब्रेन और जो स्पर्म की मेम्ब्रेन जैसे ही फ्यूज़न होती है तो उनके अंदर एक और चेंज आता है कि वो एक कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, और वो जोना पेलिसिडा को जो है हार्ड कर देते हैं। अब यहाँ पर एक वाइट लाइन, पेरी वाइट लाइन मेम्ब्रेन जो है वो सिंथेसाइज हो जाती है जस्ट बिलो द एग मेम्ब्रेन, और वो जो है फास्ट ग्रोथ ऑफ पॉलीस्पर्मी करती हैं। फिर जैसे ही न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म में रिलीज होता है, कैल्शियम आयन की मात्रा बढ़ जाती है। कैल्शियम आयन जैसे इंक्रीज होते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो है वो एक्सोसाइटोसिस हो जाता है, और कॉर्टिकल रिएक्शन जो है वो देखने को मिलती है। और कॉर्टिकल रिएक्शन जैसे ही होती हैं तो क्या होता है, जो ये रिसेप्टर हैं वाइट लाइन मेम्ब्रेन से ये रिलीज हो जाते हैं, और वाइट लाइन मेम्ब्रेन जो है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाती है। अब जोना पेलुसिडा हार्ड हो जाता है,
वाइट लाइन मेम्ब्रेन जो है वो भी हार्ड हो जाती है। अब जो स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, क्योंकि इसमें टाइम जो है वो फास्ट ब्लॉक से थोड़ा ज़्यादा लगता है इसलिए स्लो ब्लॉक होता है, लेकिन ये एक तरह का हार्ड ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी कहलाता है। तो ये था पॉलीस्पर्मी, कैसे फर्टिलाइजेशन होती है और कैसे जो है मोनोस्पर्मी जो है वो हो पाती है। तो थैंक यू।